चलिए, मैंने ये बताया कि आपके पास जो स्टेप 6 आई है, यानी प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स, ये इसलिए जरूरी है ताकि मैं ये पता लगा सकूं क्या मेरे ऊपर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। तो लिखेंगे अब आप स्टेप नंबर 7, लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अमाउंट। सर कितनी स्टेप है? कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अमाउंट आ गया तो मतलब ये स्टेप कौन सी हो गई? लास्ट। वेरी गुड। लेकिन बस एक सिचुएशन में एक स्टेप और बढ़ेगी, वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन को मुझे डिस्कस करना है। अदरवाइज आपने 7th स्टेप में अब क्या निकालना है कि क्लेम अमाउंट निकालना है। और क्लेम अमाउंट के लिए मेरे पास क्या बनेंगी? दो सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1, इफ एवरेज क्लॉज is not applicable. If average clause is not applicable. और B बनेगा if average clause is applicable. सबसे पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि एवरेज क्लॉज क्या एप्लीकेबल है या नहीं है। बस खत्म ही है कृष्णा, आज खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो फिर हमें बस क्वेश्चंस करने हैं बस, उसके बाद स्कैनर वगैरह के। और बिल्कुल मैं आपको क्या बता रहा हूं, लॉस ऑफ स्टॉक में तो फिर भी बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट थे, यहां तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं आएगा। यहां तो बस ये स्टेप्स लगाते चलो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई किसी स्टेप पर आपको यहां नहीं सोचना, बिल्कुल सिंपल चलता है ये। आ जाओ, इफ एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, यानी आपका जो पॉलिसी अमाउंट होगा वो ग्रेटर देन होगा, जो पॉलिसी अमाउंट होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके? प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स के, यानी स्टेप 6 के। समझ रहे हैं? आपकी जो पॉलिसी का अमाउंट है अगर वो ज्यादा है या इक्वल है, आपने जो प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स निकाला है, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा और क्लेम आ जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। पॉलिसी अमाउंट को स्टेप 6 से कंपेयर करना है, और अगर पॉलिसी अमाउंट बराबर है या ज्यादा है तो कोई एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा, और क्लेम का अमाउंट होगा दो चीजों का टोटल, जितना आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है और ये लॉस ऑफ प्रॉफिट आपने स्टेप नंबर 4 में निकाला था। ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट आपने निकाला था ये कहां मिला था आपको? स्टेप नंबर 4 पे मिला था। और प्लस अगर फायर फाइटिंग दिए हुए हैं तो फायर फाइटिंग आ जाएंगे, फायर फाइटिंग नहीं दिए हुए हैं तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आपका क्लेम का अमाउंट आ जाएगा। मिला के टोटल लॉस होगा। अब वही बात हो गई, बिल्कुल, जो प्रॉफिट का लॉस हुआ और जो खर्चे हुए। यहां पर आइएगा, ओके। आपका पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन प्रॉफिट ऑन
एडजस्टेड एनुअल सेल्स है, यानी आपकी जो पॉलिसी का अमाउंट है वो प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल से कम है, तो इसका मतलब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा तो प्रोपोर्शनेट में मिलेगा, अमाउंट जो होगा वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय, चाहे अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। ये आपके पास क्लेम अमाउंट आ जाएगा। या इसको उसी तरीके से लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि पॉलिसी अमाउंट को डिवाइड कर दूंगा जिससे हम उसको कंपेयर करते थे, यानी प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल से, और मल्टीप्लाई कर दोगे आपका जो भी आपका टोटल लॉस हुआ है, यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले अब हम क्या करते हैं, यहां तक का एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये स्टेप्स आपको कंप्लीट हो जाए। तो आइएगा, आप आएंगे अपने पास, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। स्टडी मटेरियल का हमारा एक इलस्ट्रेशन है 33 नंबर का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। सीएम स्टडी मटेरियल, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझते हुए चलना है। बिल्कुल अभी तो मैंने बेसिक एग्जांपल लिया है, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें पॉइंट आएंगे। एडजस्टमेंट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक स्टेप चेंज हो जाती है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन से। आओ, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट अंडर द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। आग लगी है 30 जून 13 को, इंडेमिनिटी पीरियड 6 महीने। उसने खुद ने स्टेप 1 आपको निकाल कर दे दी है कि आपका इंडेमिनिटी पीरियड जो है वो क्या रहेगा, 6 महीने रहेगा। तो आओ, मैं पहला पॉइंट, इंडेमिनिटी पीरियड, मेरा इंडेमिनिटी पीरियड है डेट ऑफ फायर में 6 महीने जोड़ दो, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मेरा इंडेमिनिटी पीरियड हो गया 30 दिसंबर 2013 से लेकर और 31 दिसंबर 2013। लीजिएगा, मुझे यहां कंपेयर नहीं करना पड़ा। द रीजन इज क्वेश्चन ने स्टेप नंबर 1 आपको ऑलरेडी दे दी है कि इंडेमिनिटी पीरियड आपका 6 महीने है। तो बस मैंने डेट से लेकर डेट तक ये लिख दिया कि मेरा इंडेमिनिटी पीरियड क्या बनता है। स्टेप 2 में मैं क्या निकालता हूं, शॉर्ट सेल्स निकालता हूं। इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए स्टैंडर्ड सेल्स। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब है इसी पीरियड की पिछले साल की सेल्स, इसी पीरियड की पिछले साल की सेल, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर या जून से लेकर दिसंबर। तो वो आपको देखिए क्वेश्चन में 55,000 दे रखी है। स्टैंडर्ड सेल हो गई, अगर मैं डेट लिखूं 1 जुलाई 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2012,
ठीक है, 30 जून लूं या वो 1 जुलाई माना है इन्होंने कि भाई 30 जून को आग लगी तो पीरियड आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ। वापस से सुनना, स्टैंडर्ड सेल्स लेता हूं, जिस ईयर में आग लगी उसका जो इंडेमिनिटी पीरियड है उस सेम एग्जैक्टली वही पीरियड लूंगा, बट पिछले साल का लूंगा। तो मैंने 12 का ईयर ले लिया और ये सेल्स मुझे दी हुई है 55,000। क्वेश्चन में देखिए क्या सेल्स को लेकर कोई ट्रेंड दिया हुआ है? तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ना, टेबल के नीचे हमें यह पता लगता है कि हमारे यहां पर एक टेंडेंसी है कि प्रीसीडिंग ईयर की तुलना में करंट ईयर में जो टर्नओवर है वो 10% बढ़ेगा। प्लस प्रीवियस ईयर में 55 हुआ था तो करंट ईयर में प्लस इंक्रीज at 10%, 5500। एडजस्टेड 60,000 स्टैंडर्ड सेल्स आ गई 60,500 मेरे पास आ गया। इसमें से माइनस करूंगा, वैसे तो मुझे इतने का नुकसान हो जाता, बट अगर मैंने इंडेमिनिटी पीरियड में कोई एक्चुअल सेल कर दी है तो इसका मतलब मुझे सेल का नुकसान तो हुआ ही नहीं। एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमिनिटी पीरियड यानी एक साथ 2013 से लीजिए, यहां से लेकर यहां तक की सेल्स ढूंढिए क्वेश्चन में, तो आपको 28,000 की सेल इस पीरियड में कर चुके हो आप। ये लीजिए आपकी शॉर्ट सेल्स आ गई 60,500 माइनस 28,500। ये लीजिए, ये हमारे पास स्टेप 2 आ गई। स्टेप नंबर 3 मुझे चाहिए जीपी रेट। ठीक है, जीपी रेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस divided by sales of previous financial year into 100। आइए ढूंढते हैं डेटा। प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट ढूंढिए। तो देखिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ होगा 31 मार्च 13 पर, क्योंकि अगर आपका करंट पीरियड चल रहा है जून 13 तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ होगा वो 31 मार्च 13। तो देखिएगा 31 मार्च 13 तक का नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 6250। 6250 ये ना? यस सर, यस सर। तो लीजिए नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है प्लस, क्या कोई इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं? अब यहां एक समस्या आ गई, क्वेश्चन ने दिया है स्टैंडिंग चार्जेस, लेकिन अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि ये इंश्योर्ड हैं या अनइंश्योर्ड हैं। केवल उसने क्या लिख दिया कि इंश्योर्ड, सॉरी,
स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं आपके वो हैं 14,250। तो नाउ अब हमारी अजम्पशन आ जाएगी। तो देखिए जनरली अगर मैं ये प्रॉफिट कमाना चाहता हूं और मुझे पता है कि मेरे चार्जेस 14,250 लगने ही है, तो आपको लग रहा है अगर उनका इंश्योरेंस नहीं करवाओगे तो आप अपने प्रॉफिट का क्लेम तो ले नहीं पाओगे। यस सर। तो देखिएगा अब यहां हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि अज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो इंश्योर्ड हैं। हालांकि वैसे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आगे आप करोगे वहां क्लियरली बताया हुआ होगा, लेकिन अगर कभी न दे तो आप ये अज्यूम कर लेना कि जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो इंश्योर्ड हैं। अभी हम इसका सर बाय डिफॉल्ट लेके चलना पड़ेगा क्या? इंश्योर्ड मानेंगे हम। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आ गए 14,250। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सेल्स ढूंढो जल्दी से। 99,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास प्रॉफिट की रेट आ जाएगी। 6250 प्लस 14,250 डिवाइड बाय 99,000। सर 20.7 20.71 या 20.70। बोलो क्लियर स्टेप नंबर 3। हाँ। तो स्टेप नंबर 4 लगा देंगे अब हम, लॉस ऑफ प्रॉफिट। शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। बत्तीस 500 इंटू 20.71%। तो बताइए ये अमाउंट कितना आ गया? 6731। नाउ बताइए यहां तक की बात क्लियर है बिल्कुल? आओ अब इस क्वेश्चन में मुझे पॉलिसी अमाउंट तो दे ही नहीं रखा, तो ना तो मुझे स्टेप 5 लगानी पड़ेगी ना मुझे स्टेप 6 लगानी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? हाँ जी बोलो। सर इसमें जैसे ना मैंने जीपी रेट 20.70 लिया, तो थोड़ा सा आंसर ये 6730 आ जाएगा। 6727 आ रहा है सर। 27.5 आएगा। आपने लिया 32,700 सॉरी 32,500 इंटू 20.70, तो ये आ रहा है हाँ 6728 आ जाएगा ना। 2-3 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर वो अगर गलत ना हो जाए सर। नहीं 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 ऐसे आगे पीछे ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता गलत। अच्छा सम इंश्योर्ड दे रखा है क्या? अच्छा सॉरी पॉलिसी अमाउंट दे रखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपके पास? आपके पास पिछले साल का टर्नओवर है क्या? अच्छा सम इंश्योर्ड तो दे रखा है आपको, पॉलिसी अमाउंट तो, लेकिन आपके पास 6 स्टेप की इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे बताओ 6 स्टेप में आप क्या लेते थे? स्टेप एडजस्टेड एनुअल चेंज इनटू जीपी रेट। सुनना, आप स्टेप नंबर 5 निकालते थे आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीने की सेल। देखो जल्दी से 5 निकालते थे सर। हाँ स्टेप 5 ही तो बोल रहा हूं, पहले 5 ही निकालोगे 6 तो तभी निकलेगी। यस सर। तो पहले देखो क्या 5 की सेल्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या? अगर दी हुई है तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आ जाओ, स्टेप नंबर अपन लगा देते हैं। सम अगर पॉलिसी अमाउंट है तो अपन लगा देते हैं। एडजस्टेड एनुअल सेल निकालते थे, एडजस्टेड एनुअल सेल्स। इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एनुअल सेल्स। बताइए आग कब लगी आपकी? 30 जून 2000। यानी अब आपको जो सेल्स चाहिए वो कहां से कहां तक की चाहिए होगी जानते हो?
1 जुलाई 2012 से लेकर और 30 जून 2013, यही 12 महीने आएंगे। यहां पर ध्यान रखना है बस स्टेप को। आपको एनुअल सेल्स क्वेश्चन में देखो मैंने क्या लिखवाई है नोट्स में, एनुअल सेल्स लेनी है प्रीसीडिंग 12 महीने की सेल। तो अगर आप 30 जून 13 से उल्टा चलोगे तो 12 महीने 1 जुलाई 12 से चालू होंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 12 महीने इस पे खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। देखो ना क्या लिखा हुआ है, नोट्स में जाओ और वहां पढ़ो मैंने एनुअल सेल्स क्या लिखवाया है। मैंने लिखवाया जस्ट प्रीसीडिंग 12 मंथ सेल फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीने मुझे चाहिए। तो अगर आग 30 जून को लगी तो अगर मैं इससे उल्टा चलूंगा तो 12 महीने यहीं से तो स्टार्ट होंगे, जुलाई से, तभी वो जून पर खत्म होंगे। बस यही स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 12 महीने ढंग से काउंट करने हैं। तो 12 महीने की सेल कहां से कहां तक लेनी है वो समझो। आपकी आग जिस दिन लगी उससे उल्टा चलोगे आप और 12 महीने पहले पहुंच जाओ। बताओ क्या इस पीरियड की सेल दी हुई है कि आपको ढूंढो जल्दी से आपको। हाँ जी, 1 लाख। सर ये 1/7/2012 से अपन इसको 1/7/2013 लिख सकते हैं। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअली में क्या, मैंने 30 जून इसलिए लिया क्योंकि मैंने क्लेम के लिए एक साथ लिया है ना, और आज 30 जून को ही लगी है अच्छा सर। इसलिए। बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। आपको क्वेश्चन में जो सेल दी हुई है ना वो ईयर एंडेड 30 जून ही दी हुई है, आप देखो ध्यान से, हाँ सर ठीक है। इसलिए उसने यहीं तक का ईयर लिया होगा। बताओ ये एनुअल सेल्स कितनी दी हुई है? 1 लाख। 1 लाख रुपए। 1 लाख दे रहे। मैं फिर बोल रहा हूं बस यही स्टेप है जिसमें आपको डेट का ध्यान रखना है बस। बाकी किसी स्टेप में आपको दिक्कत नहीं है, सेल्स सब दे रखी होती है। क्या इसमें भी एडलेस करते हैं क्या इंक्रीज का? यस सर। इंक्रीज एट द रेट 10% कर दो। एक लाख। एडजस्टेड एनुअल सेल्स आ गई 1/10। ये आ गई एडजस्टेड एनुअल सेल्स। प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स लीजिए, 1,10,000 इंटू 20.71%। 22,780। 10,000 इंटू 20.71%, 22,781। 22,781। पहले क्लेम अमाउंट के लिए चेक कर लो, पॉलिसी अमाउंट कितना है? 25 फुल इंश्योर। पॉलिसी अमाउंट है आपका 25,000 और प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स। बताइए क्या एवरेज क्लॉज लगेगा? नहीं सब पूरा मिल जाएगा क्लेम। ये हेंस क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिट। आपका जो क्लेम अमाउंट है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट के बराबर होगा, दैट इज
कितना निकाला था हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट? 673। 731। ये लीजिए, आपका आंसर आ गया। ये हमारा क्लेम अमाउंट आ गया लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का। बोलो क्लियर है? यहां तक स्टेप्स लगाई हमने, समझ में आई? यस सर। लेकिन अब एक सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें स्टेप नंबर 7 एक नई इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और ये जो क्लेम की स्टेप है ये स्टेप नंबर 8 पर पहुंच जाएगी। यानी 1 से लेकर 6 तक कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो आओ मैं थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लूं, फिर मेरा चैप्टर अप्रोक्सीमेटली कब तक है देखो लिखेंगे। Whenever loss of policy, whenever loss of profit policy also include cost of additional working या ऑब्लिक increased cost of working, include increased cost of working। थोड़ा सा यहां पर कंसंट्रेशन से अब आप मेरी बात को सुनना चालू कर। देखो मैंने आपके साथ प्रीवियस क्लास में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लॉस ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ स्टैंडिंग चार्जेस को भी कवर करती है। पढ़ा था अपन ने ये बात? यस सर। प्रॉफिट पॉलिसी साथ ही साथ स्टैंडिंग चार्जेस को भी कवर करती है। आओ अब मैं एक और खर्चे को लॉस ऑफ प्रॉफिट में कवर कर रहा हूं। अगर मेरी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग या कॉस्ट ऑफ एडिशनल वर्किंग भी कवर है, अगर क्वेश्चन में ये पॉइंट होगा तो वो इसका मतलब इसमें कवर है। सर ये होता क्या है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, मेरे बिजनेस में आग लगी, मेरा बिजनेस अफेक्ट हुआ, लेकिन क्या आप ये मानते हो कि आपने कुछ माल जो बचा लिया था आप उसको बेचोगे? और आपने लिखा भी है ऊपर सेल्स ड्यूरिंग इंडेमिनिटी पीरियड। कई बार क्या होता है कि आपने जब तक आपका बिजनेस सेट हो रहा था आपने क्या किया, टेम्परेरी कोई दूसरी जगह किराए पर ले ली। देखो प्रैक्टिकली क्या होता है वो सुनना। देखो प्रैक्टिकली जब आपके बिजनेस में आग लगती है और आप 6 महीने तक अपना बिजनेस दोबारा सेटअप करने में लगाओगे, तो क्या 6 महीने आप घर पे ही बैठोगे क्या? कि बोले नहीं यार अब तो जब अपना बिजनेस दोबारा से तैयार हो जाएगा तभी अपन बिजनेस करेंगे, या आपको लगता है उस 6 महीने के दौरान भी आप कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी तो करोगे? चलो मैं मानता हूं आपकी जगह जल गई, क्या आप कोशिश करोगे कि यार आपके कस्टमर तो बने रहें, उनसे जाके मिलोगे? हो सकता है कि आप ये सोचो यार 6 महीने तक
अगर मैं अपने कस्टमर से, मैं अपने सप्लायर से कांटेक्ट नहीं रखूंगा तो मुझे बाद में कस्टमर कैसे मिलेंगे? तो यार ऐसा करता हूं, एक दुकान तो किराए पर लेकर खोल के रख देता हूं, ताकि कल को कोई कस्टमर आए, कोई ऑर्डर आए तो कम से कम ऑर्डर लिख के तो रख लूंगा, ताकि भैया जैसे ही सर मेरा बिजनेस चाह, बोलो। सर इसका मतलब तो यही है ना कि वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहता, मतलब आप कह रहे हो कोई कि भी नहीं 6 रहना मंथ चाहता, तक। कोई भी नहीं रहना चाहता। अगर आपका बिजनेस जल गया तो आप कोशिश तो यही करोगे कि यार मैं अगले दिन से ही कुछ ना कुछ काम तो करूं। मैं भले ही अपना बिजनेस रीस्टार्ट करने में टाइम लगा रहा हूं, बट यार ऐसा करता हूं, एक दुकान किराए पर ले लेता हूं। आप समझते हो, अगर आप 6 महीने तक मार्केट से बाहर रहोगे ना तो आपके कस्टमर टूट जाएंगे, कस्टमर किसी दूसरे के पास चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। कंपटीशन खत्म कर देंगे, हो जाएगा ना क्या? सर? कंपटीशन खत्म हो जाएगा, जैसे अगर अपन 6 मंथ्स बाहर रह गए तो। अपन बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन खत्म नहीं, अपन कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन तो काय को खत्म होगा? मेरे जैसे 50 लोग बैठे होंगे, उनके बीच में तो कंपटीशन चल ही रहा है ना, मैं बाहर हो जाऊंगा। लोग बाग मुझे भूल जाएंगे कि अच्छा मैं भी एक व्यक्ति था जो इस तरह का माल बेचता था। क्योंकि जानते हो, आज कस्टमर के साथ जब तक आप रिलेशन मेंटेन करके नहीं रखोगे, वो आपका नहीं है, कस्टमर किसी का नहीं है। तो अब आप ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हो ताकि आपके कस्टमर आपके साथ जुड़े रहें, और उसके लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। कुछ खर्चे मतलब भैया आपको एक जगह तो चाहिए जहां कस्टमर आकर आपसे मिले, जहां सप्लायर आपको मिले। तो आपने क्या किया, जहां आपका मार्केट था, जहां आपका बिजनेस था, आपने वहीं पर पास ही में एक दुकान किराए पर ले ली, ताकि अगर कल को कोई कस्टमर आए तो भैया आप उससे बोल तो सको कि यार थोड़े टाइम रुक जा, जैसे ही मेरा बिजनेस सेट होगा मैं तुझे माल बेच दूंगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा काम एफर्ट लगाओगे ही नहीं तो आपको कहां ढूंढने आएगा? क्या कस्टमर आपके आके घर आके ढूंढेगा क्या आपको? नो सर। वो सर। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आप आग लगने से लेकर बिजनेस के रीस्टार्ट होने तक 6 महीने तक अगर आप खाली बैठोगे, कोई एफर्ट नहीं लगाओगे ना, तो आपका मार्केट शेयर गिर जाएगा, आपके कस्टमर किसी दूसरे पर्सन के पास चले जाएंगे। तो इसलिए जो बिजनेसमैन है वो अपनी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में एक और चीज को कवर करवाता है, और वो कवरेज होता है कॉस्ट ऑफ एडिशनल वर्किंग। मैं आग लगने के दौरान कुछ एडिशनल वर्किंग कर रहा हूं ताकि मैं अपने बिजनेस के अस्तित्व को बचा सकूं। उस काम को करने के लिए मुझे कई खर्चे भी करने पड़ेंगे, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलता हूं कि मेरे प्रॉफिट के क्लेम में इसको भी शामिल करो, मेरे प्रॉफिट के क्लेम में इसको भी शामिल करो। और इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं। यानी नाउ प्रॉफिट पॉलिसी अब 3 चीजों को जोड़कर बन गई। प्रॉफिट पॉलिसी अब 3 चीजों के लिए बन गई। एक आपके नेट प्रॉफिट का नुकसान, एक जितने स्टैंडिंग चार्जेस का आपने इंश्योरेंस करवाया, और एक कॉस्ट ऑफ एडिशनल वर्किंग या इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग का क्लेम। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन में इसका डेटा आ गया तो मुझे इसका भी तो एक क्लेम निकालना पड़ेगा। अब स्टेप 4 में आपने जो प्रॉफिट का क्लेम निकाला, उसमें प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस दोनों को लेकर रेट निकाल लिया आपने, तो आपका वो क्लेम 2 बातों को तो कवर कर गया। लेकिन अगर आपके पास कोई एडिशनल वर्किंग कॉस्ट है या इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग है, तो अब हमारे पास इसका भी क्लेम निकलेगा। अब हमारे पास इसका भी क्लेम निकलेगा। तो आइए लिखें। थोड़ा सा लिखो। whenever in the question whenever in the question
इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एडिशनल वर्किंग और increased cost of working. Whenever in the question information of cost of additional working or increased cost of working is given, then loss of profit policy also include loss of profit policy also include claim for additional cost. क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर क्वेश्चन ने इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ऊपर के मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एडिशनल वर्किंग, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में इसका क्लेम भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अब बात ये आती है कि इसका क्लेम हम कैसे निकालेंगे। सर कल